यार, मेरी आत्मा मर गई थी। तभी तो मैं औरत और औरत के बीच का अंतर नहीं समझ सका। साइना का मुझसे जुड़ना उसकी मजबूरी थी, पर तुम्हारी भाभी का मुझसे कोई स्वार्थ नहीं था। वह तो मेरे साथ हर वक्त थी। उसकी पहुंच तो मेरी आत्मा तक थी। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कहानी लेकर उपस्थित है। आज की कहानी है देह और आत्मा। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। बिल्कुल दूधिया रंग, आकर्षक कद काठी, पान की आकृति वाला चेहरा, ठुड्डी पर एक छोटा सा मस्सा, बोलती आंखें और थिरकते होठ। सायना क्या वाकई खूबसूरत थी या सिर्फ मेरी आंखों का भ्रम था? 6x6 के केबिन में बैठी वह कंप्यूटर पर किसी प्रोडक्ट का ग्राफिक डिजाइन तैयार कर रही थी। आहूत की पीठ उसकी तरफ थी और आहूत की मेज के सामने मैं बैठा था। आहूत ने उसे आवाज़ दिया, मिसेज सायना। सायना जैसे चौंकते से जागी। जस्ट अ मिनट सर। वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संतुष्टिपूर्ण नज़र डाल गहरी सांस लेते हुए अपनी कुर्सी से उठी। आहूत के बगल से होती हुई मेज के सामने मेरे बगल की सीट पर बैठ गई। पिछले कई वर्षों से सायना को मैं देख रहा था, किंतु कभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं हुई कि उससे बात करूं। वह आहूत से काफ़ी जूनियर थी, साथ ही बला की खूबसूरत और मेहनती भी। सायना की काबिलियत की यदा कदा प्रशंसा आहूत से सुनने को मिलती रहती थी। मिसेज सायना, ये मेरे मित्र अमन हैं। शायद आप इन्हें जानती हैं। इनकी फैक्ट्री इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बनाती है। इन्हें अपनी कंपनी के विज्ञापन होर्डिंग्स लगवाना है और 4 पेज का कैटलॉग भी। प्लीज जरा देख लीजिए। कहिए सर। सायना मेरी तरफ मुखातिब हुई। मैं बोलने लगा। उसकी कजरारी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं और मुझे लग रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर तेजी से ऊपर उठ रहा है। उसके होंठ कांपे। मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा उसके होंठ पर ठहर गई। शायद यह एक व्यावसायिक मुस्कान हो, पर यह मेरा दम निकाले दे रही थी। दरअसल मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वह एक सामान्य सी फैक्ट्री थी, जहां 10 घंटे की मेहनत व तमाम तनावों के बाद इतनी तनख्वाह मिलती थी कि घर ठीक ठाक चल रहा था। उन 10 घंटों में पसीने से लथपथ शेयरिंग मशीन पर लोहे की चादर काटते हुए, प्रेस मशीन पर पैनल का शेप देते या फिर असेंबली शॉप में इलेक्ट्रिक डिवाइस की असेंबली करते, गंधाते चिरकुट से चेहरे दिखाई देते। स्त्री के नाम पर एमडी की स्टेनो ही थी, जो उम्र में मुझसे भी 2-4 साल बड़ी होगी। ऊपर से चेहरा इतना अनाकर्षक कि तौबा करिए। आहूत एडवर्टाइजमेंट के शो बिजनेस में था। थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा ग्लैमराइज, अप्सराओं का गढ़ था उसका ऑफिस। मैं जब कभी अपने ठां ठूं वाले कारखाने से मुक्ति चाहता, आहूत के पास पहुंच जाता। आहूत सदैव इन सुंदर बालाओं से घिरा रहता। वह इस ब्रांच का चीफ था। हालांकि हम दोनों सहपाठी थे। 25 वर्षों से अपने अपने धंधों में थे, जो बिल्कुल अलग तरह के थे। फिर भी हमारी मित्रता चल रही थी। आहूत को आज एक सफल व्यक्ति कहा जा सकता था। उसके दोनों बच्चे सेटल थे और वह अपनी पत्नी के साथ एक तनाव रहित लाइफ जी रहा था। मेरे एमडी को मालूम था आहूत से मेरी मित्रता है। शायद इसीलिए पहली बार मैं एक बिजनेस लेकर उसके पास बैठा था। सायना को मैंने किसी तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए होर्डिंग्स की जगह समझाई और उसका मैटर दिया। एक 4 पेज के कैटलॉग के डिज़ाइन का आइडिया दिया और प्रोडक्ट डिटेल्स भी। सायना उसी झोंके के साथ अपने कैबिन में चली गई। वह मुझे अभी भी दिखाई दे रही थी, आहूत की पीठ की तरफ। कैसी लगती है? आहूत ने फुसफुसा कर पूछा। कौन, सायना? अद्भुत सुंदर, मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला।
आहूत के होठों पर फीकी सी मुस्कान तैर गई। बेचारी की बहुत दर्द भरी दास्तान है। एक बेटा है 5 साल का। 2 वर्ष पूर्व इसके पति की मृत्यु हो गई। लीवर डैमेज था उसका। भयंकर शराबी था, मारता भी था, इसकी सुंदरता से आक्रांत था। फिर ससुराल वालों ने भी इसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मेरे ऑफिस में आई थी तो बहुत टूटी हुई थी, इस जीवन से हताश थी। इसके पास फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा था और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी। मेरे कंपनी में वैकेंसी थी और इसकी नियुक्ति हो गई। आहूत के स्वर में कहीं भी व्यावसायिकता नहीं थी। मैंने आहूत को कभी इतना भावुक नहीं देखा था। हाँ अमन, तूने ठीक पकड़ा। सचमुच मैं इस औरत को लेकर काफ़ी गंभीर हूँ। मैं आहूत वर्मा, जो पिछले 25 वर्ष से एक ऐसे व्यवसाय से जुड़ा हूँ जहाँ एक से बढ़कर एक चेहरे आते जाते रहते हैं और मुझे इन चेहरों को देखकर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं हुई। पर शायना, हाँ, उसका चेहरा मेरी आंखों में धंसता चला गया यार। यकीन करो, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में नख सिख तक कूट कूट कर औरतपना भरा है। आहूत भावना के आवेग में बोलता जा रहा था और मैं आश्चर्य के साथ आहूत को देखता रहा। आहूत, जो मेरी तरह जीवन का आधा शतक पार कर चुका था, टीन एजर्स जैसे व्यवहार कर रहा था। आहूत को मैंने बहुत ध्यान से देखा। वह अभी भी सुंदर था। 50 पार करने के बाद भी झुर्रियों का कहीं नामो निशान नहीं था। उसका गोरा चेहरा अभी भी तेज से दपदपा रहा था। सब कुछ ठीक था, किंतु अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते आहूत को यह क्या हो गया है। फिर परिवार का भय, बेटी बहू, बेटे पत्नी, दामाद, हम सबसे डरते हैं। चाहे मेरे जैसा निम्न मध्यम वर्गीय हो या फिर आहूत जैसे उच्च मध्यम वर्गीय तक के स्टेटस में पहुंचने वाले लोग, सबको समाज का भय है और यही भय हमारा कवच भी है। पर ये आहूत को क्या हो गया है? यह तो एक सुलझा हुआ आदमी है। कुछ बोलो यार। आहूत मुझे चुप देखकर बोला, क्या शायना को तेरी चाहत मालूम है? और वह भी तुझसे? मैं बहुत गंभीर था। हाँ, जानती है, सप्ताह में हम 2-4 बार मिलते हैं, बाहर कहीं रेस्टोरेंट, उसके घर या सिनेमा। मुझे चाहती है तभी तो। आहूत अपने को सामान्य बनाने का भरसक कोशिश कर रहा था। और भाभी को मालूम है? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। लगा जैसे बम विस्फोट हो गया था। होठ लरजे, लेकिन चाह कर भी कुछ बोल न पाया वह, सिवाय सिर को न के अंदाज में हिलाने के। मामला सचमुच गंभीर था। सायना, जो अभी 30 की भी नहीं होगी, जो दुर्घटनावश अपना पति खो चुकी थी, ससुराल से दुत्कारे जाने के बाद उसे एक सहारे की ज़रूरत थी जिससे वह अपना करियर व बच्चों का भविष्य संवार सके। उसने अपनी सुंदरता को हथियार बनाया और अपनी उम्र से दुगने आदमी को निशाना। आहूत शहीद भी हो गया। सुंदरता के आगे मान सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ भूल गया था वह। सायना सिर्फ देह थी और आहूत की एक पत्नी थी जो एक देह से आगे भी अहमियत रखती थी। उसने उसके अंशों को 9 महीने कोख में पाला था। 2 बच्चे जने थे उसने आहूत के लिए। उसकी हर सांस पर सिर्फ आहूत का नाम लिखा था। जब उसे पता चलेगा कि वही आहूत अब बेगाना हो चुका है तो क्या बीतेगी उस पर? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आहूत कोई बच्चा नहीं था जिसे मैं समझाता। आहूत एक खतरनाक गेम खेल रहा था जिससे किसी भी क्षण उसका जीवन नष्ट हो सकता था। उसके गृहस्थ जीवन के चिथड़े उड़ सकते थे। नष्ट हो सकती थी संपूर्ण जीवन की संचित मान प्रतिष्ठा। आहूत के पास मैं और नहीं बैठ पाया। मैं लौट आया अपने ऑफिस से, तमाम अंदेशों को अपने मस्तिष्क से उखाड़ते और नष्ट करते हुए। पर क्या फायदा? जिन आशंकाओं को आहूत के पास छोड़ आया था वह सच निकल गई। हुआ वही जिस बात का डर था। उस दिन आहूत का घबराया स्वर फोन पर सुना। प्लीज़ अमन, जल्दी पहुँचो, निशा नर्सिंग होम, तुम्हारी भाभी जल गई हैं। मैं अंदर तक हिल गया।
मैं नर्सिंग होम पहुंचा। भाभी 50% जली थी। हाथ, सीना और थोड़ी सी पीठ। दहशत से बेहोश थी वह। आहूत बच्चों की तरह रो रहा था। उसे सायना की कहानी पता चल गई थी। उसने फिर भी मुझसे कभी स्पष्टीकरण नहीं मांगा। क्या मांगती भला, जो आदमी इतने वर्षों तक उसके साथ रहा, जिंदगी की हर धूप छांव में अटूट आस्था के साथ, वो जिसके कदम से कदम मिलाती रही, वही व्यक्ति आज जीवन के अंतिम पड़ाव तक आते आते वह अंदर ही अंदर घुटती रही। और जब घुटन की अंतर्वेदना असहनीय हो गई तो उसने स्वयं को खत्म कर लेना चाहा। अमन, वह एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे स्पष्टीकरण मांग लेती तो शायद ऐसा कुछ न होता। आहूत दुख व उत्तेजना के सम्मिश्रण के साथ लगातार बोले जा रहा था। हाँ, यह सच था कि सायना जैसी औरतें बहुत लंबे समय तक एक बूढ़े के कंधों के सहारे नहीं जी सकती हैं। सायना ने प्रयास किया और अपना ट्रांसफ़र लखनऊ ब्रांच में करा लिया। लखनऊ जाने के पहले उसने अपने खास लोगों से कहा भी, चलो, बूढ़े से तो मुक्ति मिली। उसके व्यवहार से घिन आती थी। पिता के उम्र का था और 24 घंटे देह की गंध के लिए व्याकुल रहता था। सायना की भी कोई गलती नहीं थी अमन। मैं ही उम्र के इस पड़ाव में देह के चक्कर में जा फंसा। पश्चाताप के आंसू लिए आहूत की सूनी आंखें आईसीयू के दरवाजे पर गड़ी हुई थीं। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।